Hello dear friends, welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear friends, लिमिटेशन एक्ट 1963 की वीडियो सीरीज हम बना रहे थे। इस वीडियो सीरीज में अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर कर लिया था अपना। आज हम जो करने जा रहे हैं कि किस तरह से लिमिटेशन पीरियड को काउंट किया जाता है, उसका कंप्यूटेशन कैसे होता है, उसकी हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज की इस वीडियो में खास बात यह है कि मैंने आज सारी स्लाइड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाई है, जिससे कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको भी फायदा होगा एंड मेरे फ्रेंड्स जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको भी बेनिफिट होगा, दोनों को बेनिफिट होगा इससे। पार्ट 3 कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, परिसीमा काल की संगणना, ये आपके पार्ट 3 में दिया गया लिमिटेशन एक्ट की। ये वीडियो 1 है, इसको हम थोड़ा सा सेक्शन 24 तक कवर करता है, सेक्शन 12 से, तो दो पार्ट में हम इसको बनाएंगे। पहले हम देखते हैं कि पार्ट 3 जो है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन में कौन कौन से सेक्शन आते हैं। सेक्शन 12 से स्टार्ट होता है ये। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3 और 4। सेक्शन 12 यहाँ बात करता है एक्सक्लूशन ऑफ द टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स, कि भी जो लीगल प्रोसीडिंग में आपका समय लग गया है उसे लिमिटेशन पीरियड काउंट करने में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसे काउंट नहीं किया जाएगा। 13 बात करता है एक्सक्लूशन ऑफ टाइम इन केस वेयर लीव टू sue और अपील एज ए पॉपर इज अप्लाइड, जहां आपने एज ए पॉपर किसी ने सूट फाइल करने के लिए एप्लीकेशन दे रखा था तो वहां पे क्या है, उस टाइम को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एक्सक्लूशन ऑफ टाइम फॉर प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन, बट इट शुड बी बोनाफाइड। सेक्शन 15 will talk about exclusion of time in certain other cases. Section 16 will tell the effect of death on or before the accrual of the right to sue. And section 17, effect of fraud or mistake. 18, effect of acknowledgement in writing. 19, effect of the payment on account of debt or of the interest on legacy. And effect of acknowledgement or payment by another person. इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपके बेरेक्ट में तो हैं ही सारे। आज के वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन 12 से सेक्शन 17 तक कवर करने वाले हैं, यानी कि इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक तक। फ्रॉड और मिस्टेक से अगर कुछ आपके साथ होता है तो वहां पे लिमिटेशन पीरियड कैसे एक्सक्लूड होगा, हम उसकी बात करेंगे वहां तक। और 18 से आगे आगे हम फिर बात करेंगे। बाकी कुछ सेक्शन उनकी भी हम बात कर लेते हैं। 21 है, 22, 23 एंड 24। तो ये कहाँ तक आता है, 12 से लेके 24, 12 टू जा 24। Effect of substituting or adding new plaintiff or defendant, continuing breaches and torts, suits for compensation for acts not actionable without special damage, and computation of time mentioned in the instruments. आज के वीडियो में हम सेक्शन 12 से सेक्शन 17 तक कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कल हम सेक्शन 18 से लेके 24 तक कवर करेंगे। चलिए सेक्शन 12 पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इट टॉक्स अबाउट एक्सक्लूशन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। जो लीगल प्रोसीडिंग में समय आपका लग गया उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो बेरेक्ट यहाँ पे क्या कहता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन। आपका पार्ट 2 कहाँ पे अप्लाई होता था, देखिए पिछली चीजों को भी रिवाइज करते हुए चलिए। हमने कहा था कि जो पार्ट 2 है वो सिर्फ आपका अपील और एप्लीकेशन पर ही होता है, सूट पर अप्लाई नहीं होता। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखें। पार्ट 2 की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पार्ट 3 जो है वो तीनों चीजों को इंक्लूड कर रहा है, सूट, अपील और एप्लीकेशन। हाँ, तो क्या कह रहा था कि कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन for any suit, appeal or application, the day from which such period is to be reckoned shall be excluded. उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कौन से डे को, जिस दिन से आपका इट इज टू बी रिकॉन। सब सेक्शन 2 कहता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन। यहां इसने सूट की बात नहीं की, यहां इसने किसकी बात की है, अपील और एप्लीकेशन। इन चीजों में आपको ध्यान देना है हर सेक्शन में।
फॉर लीव टू अपील और फॉर रिवीजन और फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट, किसी भी जजमेंट के अपील के लिए, रिवीजन के लिए, रिव्यू के लिए। The day on which the judgment complained of was pronounced and the time requisite for obtaining a copy of the decree। देखिए जिस दिन जजमेंट आपके प्रोनाउंस कर दी गई और फिर आपको जो टाइम लगा डिक्री मिलने में, सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड फ्रॉम द साउथ टू बी रिवाइज्ड और रिव्यूड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो वो क्या है, वो आपका टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सब सेक्शन 3 of section 12 where a decree or order is appealed from or sought to be revised or reviewed, or where an application is made for leave to appeal from a decree or order, the time requisite for obtaining a copy of judgment। देखिए ऊपर का जो डिक्री लेने में टाइम था वो भी एक्सक्लूड हो गया, यहाँ पे जो जजमेंट लेने में टाइम है उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया। Now subsection 4 says, in computing period of limitation for an application to set aside an award, the time requisite for obtaining a copy of award shall be excluded। अगर भी copy of award लेने में जो समय लगा उसको भी exclude कर दिया जाएगा। एक explanation भी दिया है यहाँ पे कि in computing under this section the time requisite for obtaining a copy of a decree or order, any time taken by the court to prepare the decree or order before an application for a copy thereof is made shall not be excluded। भाई एप्लीकेशन देने से पहले कोर्ट को जो समय लगा ना वो एक्सक्लूड नहीं होगा, आपने एप्लीकेशन दी उसके बाद जो आपको टाइम लगा मिलने में सिर्फ वो एक्सक्लूड होगा। अब इसका हिंदी में देखिए क्या है यहाँ पे, विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन। किसी वाद, अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा, यानी कि एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आपको हिंदी की टर्मिनोलॉजी भी सीखनी चाहिए। अपवर्जित का मतलब होता है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिसमें ऐसे परिसीमा काल यानी कि लिमिटेशन पीरियड की गणना की जाती है, कंप्यूटेशन किया जाता है। किसी अपील के अथवा ऐसे आवेदन के लिए जो अपील की इजाजत, पुनरीक्षण या किसी निर्णय के पुनर्विलोकन, यानी कि आपकी अपील, रिवीजन या फिर उसके रिव्यू की यहाँ पे बात कर रहा है। पुनर्विलोकन मतलब रिव्यू। तो वहां पे जो परिसीमा काल की संगणना होगी उसमें वह दिन जिस दिन परिवादित निर्णय सुनाया गया था तथा उस डिक्री, दंडादेश या आदेश की अपील की गई है या जिसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन, रिवीजन या रिव्यू स्थित है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। उसकी कॉपी लेने वाला समय की बात कर रहा है। यहाँ पे उपधारा 3 क्या कहती है कि जहां किसी डिक्री या आदेश की अपील की जाती है या उसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन स्थित है वहां के किसी डिक्री या आदेश की अपील की इजाजत के लिए आवेदन किया जाता है और वहां उस निर्णय की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए जो अपेक्षित समय है वह भी अपवर्जित कर दिया जाएगा, यानी कि एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। धारा 12 की उपधारा 4 कहती है कि किसी पंचाट के अपसात किए जाने के लिए आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में पंचाट की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए कोई अवार्ड होता है ना, किसी अवार्ड के अगेंस्ट में आपने ऑर्डर किया तो उसकी जो कॉपी निकलवाने जितना टाइम लगेगा उसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण देखिए, जो एक्सप्लेनेशन हमने देखी थी, किसी डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय की इस धारा के अधीन संगणना करें। हमने यही तो कहा ना भाई कि डिक्री या ऑर्डर की जो हम कॉपी लेंगे उसमें जितना समय लगेगा तो वहां लिमिटेशन पीरियड कैसे काउंट होगा कि उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें वो समय अपवर्जित नहीं किया जाएगा जो न्यायालय ने उस डिक्री आदेश की प्रतिलिपि के लिए आवेदन किए जाने से पूर्व, यानी कि जब आपने एप्लीकेशन दे दी थी उसके लिए डिक्री की कॉपी के लिए या ऑर्डर की कॉपी के लिए, उससे पहले डिक्री या आदेश को तैयार करने में जो समय लगाया न्यायालय ने, एप्लीकेशन देने से पहले ये बात ध्यान रखिए यहाँ पे, वो आपका एक्सक्लूड नहीं होगा। बट जो एप्लीकेशन देने के बाद, आवेदन देने के बाद जो समय आपका लगेगा उसे अपवर्जित कर दिया जाएगा, यानी कि एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेक्शन 13, exclusion of time in cases where leave to sue or appeal as a pauper is applied।
भाई किसी ने एक एप्लीकेशन दी है कि वो मुकदमा करना चाहता है या अपील करना चाहता है एज अ पॉपर, तो जो उसने जब अप्लाई कर दिया ना कोर्ट में, तो जितना समय न्यायालय ने उसकी एप्लीकेशन सुनने में, डिसीजन देने में लगाया, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। In computing the period of limitation prescribed for any suit or appeal in any case where an application for leave to sue appeal as pauper has been made and rejected, the time during which applicant has been prosecuting in good faith his application for such leave shall be excluded। जितने समय न्यायालय में विचाराधीन रहा उसका आवेदन, वो उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। On the payment of court fee prescribed for such suit or appeal, treat the suit or appeal as having the same force and effect as if the court fee had been paid in the first instance। अब इसका देखिए हिंदी वर्जन देखिए आप। धारा 13 कहती है यहाँ पे परिसीमा अधिनियम की कि उन दशाओं में जब समय का अपवर्जन जहां अकिंचन के रूप में वाद लाने, अकिंचन होता है पॉपर, अपील की इजाजत के लिए आवेदन किया गया हो, अकिंचन के रूप में पॉपर के लिए, एज अ पॉपर सूट लाने के लिए, जहां की अकिंचन यानी कि पॉपर के रूप में वाद या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया हो, यानी कि एप्लीकेशन दी गई हो, वह प्रत्यक्षेपित हो गया हो। प्रत्यक्षेपित क्या है? रिजेक्ट हो गया हो। वहां उस वाद अथवा अपील के लिए विहित सीमा परिकाल की संगणना में, तो उस सूट में या उस अपील की एप्लीकेशन में और अपील में जो लिमिटेशन पीरियड था उसकी काउंटिंग में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जितने समय के दौरान आवेदक उस इजाजत के लिए अपना आवेदन सद्भाव पूर्वक अभियोजित करता रहा हो, तथा ऐसे वाद या अपील के लिए विहित न्यायालय फीस दे दी जाने पर, उसने फीस भी दी होगी, न्यायालय उस वाद या अपील को वही बल या प्रभाव रखने वाली मानकर बरतेगा मानो न्यायालय फीस प्रारंभ में ही दे दी गई हो। और अगर वो फीस दे देता है तो कोर्ट वहां पे ऐसा ही सोचेगा कि उसने फीस पहले ही डिपॉजिट कर दी थी। तो सेक्शन 13 का आपने इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों साथ इसलिए किए हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये हिंदी और इंग्लिश वाला दोनों एक साथ लाने से आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए सेक्शन 14, मैंने यहाँ पे बेर एक्ट को हाईलाइट कर दिया आपके लिए। आप भी अपने बेर एक्ट को इसी तरह से हाईलाइट करके पढ़ें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 14 यहाँ पे क्या कहता है कि एक्सक्लूशन ऑफ टाइम फॉर प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। देखिए जब बिना ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में आप चले जाते तो उस समय का क्या होगा, बट इट शुड बी बोनाफाइड। बोनाफाइड और मालाफाइड का डिफरेंस हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन एनी सूट, किसकी बात कर रहा है ये सूट की बात कर रहा है। द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद द ड्यू डिलीजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, या तो पहले वाले कोर्ट में ही या फिर अपीलेट कोर्ट में या रिवीजन के लिए, अगेंस्ट द डिफेंडेंट शैल बी एक्सक्लूडेड where the proceeding relates to the same matter in issue and is prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or other cause of like nature is unable to entertain it। सबसेक्शन 2 कहता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन। सबसेक्शन 1 ने बात की फॉर द सूट, और ये आपका जो सबसेक्शन 2 है ये बात कर रहा है किसकी, आपकी एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है। इस पे जरूर ध्यान दें आप, ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में। ऑन द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलीजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग, किसी दूसरी सिविल प्रोसीडिंग में, जैसे कि सेक्शन 1 में था, ठीक है, चाहे वो आपका कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में हो, अपीलेट कोर्ट में हो, रिवीजन के लिए हो, डिफेंडेंट के खिलाफ जो है अगर वो किसी विद ड्यू डिलीजेंस दूसरी सिविल प्रोसीडिंग में था तो उस समय को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सब सेक्शन 1 ने सूट की बात की इसी मामले में और सब सेक्शन 2 बात करता है एप्लीकेशन की। चलिए अभी देखते हैं सब सेक्शन 3 क्या कहता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 2 ऑफ ऑर्डर 23 of civil procedure code, it talks about what, withdrawal of suits। तो वहां पे जो प्रोविजन दिए गए हैं, सब सेक्शन 1 shall apply in relation to a fresh suit
इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड बाय द कोर्ट अंडर रूल 1 ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर 23 में आप देखते हैं कि आप दो तरह से विड्रॉ कर सकते हैं, एक विद द लीव ऑफ द कोर्ट, एक विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट। वो हमने सीपीसी में पढ़ा था, उसके वीडियोस भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। Where such permission is granted on the ground that first suit must fail by reason of a defect in jurisdiction। भाई पहला मुकदमा क्यों खारिज हुआ? क्योंकि वो डिफेक्ट कहाँ पे था? जुरिस्डिक्शन में था, अक्षेत्राधिकार में था न्यायालय के, या उसी के जैसा कोई दूसरा कारण था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है कि इस सेक्शन के लिए इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच अ फॉर्मर सिविल प्रोसीडिंग वाज पेंडिंग, द डे ऑन विच दैट प्रोसीडिंग वाज इंस्टीट्यूटेड एंड द डे ऑन विच इट एंडेड shall both be काउंटेड। भाई जिस दिन वो इंस्टीट्यूट हुआ है प्रोसीडिंग और जिस दिन वो कंक्लूड हुई है, वो दोनों ही दिन उसमें इंक्लूड रहेंगे। ऐसा नहीं कि उनको एक्सक्लूड कर दिया, वो वहां पे काउंट किए जाएंगे। A plaintiff or an applicant registering an appeal shall be deemed to be a prosecuting or proceeding। कोई भी वादी या आवेदक रजिस्टरिंग एन अपील shall be, जो अपील के लिए कर रहा था, वह अपील में था, उसको भी प्रोसिक्यूटिंग में माना जाएगा। मिसजोइंडर ऑफ पार्टीज एंड कॉज ऑफ एक्शन, हम ऑर्डर 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में मिसजोइंडर ऑफ पार्टीज पढ़ते हैं, जो कि रूल 10 में बात करता है, एंड कॉज ऑफ एक्शन के बारे में हम ऑर्डर 2 में पढ़ते हैं, जहां टोटल 7 रूल्स दिए गए हैं। एंड दैट शैल बी डीम्ड टू बी कॉज ऑफ लाइक नेचर विद द डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो पार्टीज का मिसजोइंडर हो या कॉज ऑफ एक्शन का मिसजोइंडर हो, उनको जो है क्या समझा जाएगा? डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन जैसा नेचर ही समझा जाएगा, कि भाई उसी डिफेक्ट की नजर से उसको देखा जाएगा और वहां पे सेक्शन 14 एप्लीकेबल होगा। अभी देखिए ये हिंदी में क्या कहता है कि बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई में लगे समय का अपवर्जन, किसी वाद की परिसीमा काल की संगणना, यानी कि किसी वाद की, पहला सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? उपधारा 1 बात करती है वाद की और उपधारा 2 बात करती है आवेदन की, यानी कि एप्लीकेशन की। तो वहां पे परिसीमा काल की संगणना है, लिमिटेशन पीरियड काउंट करने में उतना समय जितने समय के दौरान वादी चाहे प्रथम बार के, चाहे अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में किसी दूसरी सिविल कार्यवाही में तत्परता से अभियोजित करता रहा हो, तो उसे अपवर्जित कर दिया जाएगा। जहां की वह कार्रवाई की उस विवाद विषय में संबंधित हो और सद्भावपूर्वक किसी ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गई हो जो अधिकारिता की त्रुटि या वैसी प्रकृति के अन्य हेतु से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो, यानी किसी ऐसे कोर्ट में चले गए हो जहां जुरिस्डिक्शन ही ना हो, या दूसरा जैसे हमने अभी एक्सप्लेनेशन में बात की थी, मिसजोइंडर ऑफ पार्टी या मिसजोइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन जैसी कोई डिफेक्ट उसमें हो, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये बात करता वाद की। और उपधारा 2 धारा 14 ये बात करते हैं कि आवेदन की जो परिसीमा काल की संगणना होगी उसमें उतना समय जितने के दौरान वादी चाहे प्रथम बार या चाहे अपील पुनरीक्षण न्यायालय या उसी पक्षकार के विरुद्ध उसी अनुतोष के लिए, सेम सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, अन्य सिविल कार्रवाई में समय तत्परता से अभियोजित रहा हो, या अपवर्जित कर दिया जाएगा कि वह कार्रवाई सद्भाव पूर्वक किसी ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गई हो जो अधिकारिता की त्रुटि या वैसी प्रकृति के अन्य हेतु के से ग्रहण करने में असमर्थ हो। ठीक है। अभी उपधारा 3 कहती है कि जो आदेश 23 का नियम 2 है सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड में, उसमें अनवृष्टि किसी बात के होते हुए भी उपधारा 1 के उपबंध से उस आदेश का नियम 1 के अधीन न्यायालय द्वारा की गई अनुज्ञा, हमने वहां पे पढ़ा था कि विड्रॉल ऑफ सूट जो विद द लीव ऑफ द कोर्ट होता है, न्यायालय की आज्ञा से या फिर न्यायालय की आज्ञा के बिना भी, तो नए वाद के संबंध में लागू होंगे जहां की ऐसी अनुज्ञा इस आधार पर दी गई है कि अधिकारिता में त्रुटियां वैसी ही प्रकृति की है जैसे कि हमने अन्य हेतु से पहले वाद का असफल होना असंभावी है। स्पष्टीकरण पढ़िए। उस समय का अपवर्जन करने में जिसके दौरान कोई पूर्ववर्ती सिविल कार्यवाही लंबित थी, वह दिन जिस दिन यह कार्यवाही संस्थित की गई, यानी कि जिस दिन वो इंस्टीट्यूट किया गया, और वह दिन जिस दिन इसका एंड हुआ, खत्म हुआ, अंत हुआ, वो दोनों ही दिन गिने जाएंगे। स्पष्टीकरण 6 कहता है यहाँ पे कि कोई वादी या आवेदक
अपील का प्रतिरोध कर रहा हो, कार्यवाही का अभियोजन करता हुआ समझा जाएगा। यानी अगर अपील का प्रतिरोध कर रहा था कोई वादी या आवेदक, तो उसे भी यही समझा जाएगा कि वो प्रोसीडिंग्स में प्रोसिक्यूट था। स्पष्टीकरण गए यहाँ पे कहता है कि पक्षकारों के और वाद हेतुकों के कुसंयोजन और अधिकारिता में त्रुटि जैसी प्रकृति का हेतुक समझा जाएगा। ये कह रहा है कि जो मिसजॉइंडर ऑफ द पार्टीज एंड मिसजॉइंडर ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, पक्षकार यानी कि पार्टी, और कुछ आपका वाद हेतुकों का मतलब होता है कॉज ऑफ एक्शन, इनके कुछ संयोजन यानी कि मिसजॉइंडर को भी जुरिस्डिक्शन वाला डिफेक्ट ही समझा जाएगा। ये आपका रूल 14 हो गया। Now, further we will move to section 15, exclusion of time in certain other cases. In computing the period of limitation of any suit or application, the execution for the execution of decree, जो लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे कंप्यूट किया जा रहा है वो किसी सूट या एप्लीकेशन में किया जा रहा है जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में दी गई है। द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज बीन स्टेड बाय द इंजंक्शन और ऑर्डर, और उसका इंस्टीट्यूशन या तो या उसका एग्जीक्यूशन इंजंक्शन या ऑर्डर के तहत रोक दिया गया है। एंड द टाइम फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ द इंजंक्शन एंड ऑर्डर, द डे ऑन विच इट वाज इशूड एंड द डे ऑन इट वाज विथड्रॉन शैल बी एक्सक्लूड। जिस दिन कोई स्टे लगा दिया गया अभी प्रोसीडिंग के ऊपर, वो दिन और जिस दिन उस स्टे को हटाया गया, किसी इंजंक्शन के द्वारा हो सकता है, किसी आदेश के द्वारा हो सकता है, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन, मैं किसी ऐसे मुकदमे में जिसमें नोटिस दिया गया था और फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटीज रिक्वायर्ड, और उसमें किसी सरकार की या फिर उसकी किसी अथॉरिटी की परमिशन चाहिए थी, कंसेंट चाहिए थी, तभी आप वो केस कर सकते थे। तो जितना टाइम आपको वो सैंक्शन मिलने में, वो परमिशन मिलने में लगेगा, वो आपका क्या है, वो नोटिस का जो पीरियड है वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए सब सेक्शन 2 की, कि उस टाइम को एक्सक्लूड करने के लिए क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी। तो उसमें डेट है ना, जिस डेट को ऑन विच द एप्लीकेशन वाज मेड, जिस डेट को एप्लीकेशन दी गई वो कंसेंट लेने के लिए, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन गवर्नमेंट ने आपको वो ऑर्डर दिया, वो दोनों काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान के, किस में काउंट किए, लिमिटेशन पीरियड में नहीं, एक्सक्लूड करने में, वो एक्सक्लूड करने में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अभी देखते हैं सब सेक्शन 3 कि कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन सूट फॉर एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री बाय एनी रिसीवर और इंटरिम रिसीवर अपॉइंटेड। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हमने पढ़ा था, ऑर्डर 40 में है सीपीसी के, सिविल प्रोसीजर कोड के। तो वहां पे जो एडजुडिकेशन ऑफ अ पर्सन एज एन इंसॉल्वेंट, किसी व्यक्ति का एक निर्णय है कि उसको इंसॉल्वेंट के तौर पे, या कोई लिक्विडेटर जब होता है ना किसी कंपनी के वाइंडिंग अप में किसी लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है कोर्ट, तो जो पीरियड होगा ना, बिगिनिंग विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग एंड एंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स को देखिए मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया है, इसको हाईलाइट कर लें, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो वो 3 महीने कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच रिसीवर, जिस दिन अपॉइंट किया गया उस दिन से 3 महीने, सेल बी एक्सक्लूडेड, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 4 देखिए, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर पोजेशन बाय ए परचेजर एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन, किसी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के दौरान किसी परचेजर ने कोई प्रॉपर्टी ले ली है, तो जो टाइम होगा ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग टू सेट असाइड सेल हैज बीन प्रोसिक्यूटेड सेल बी एक्सक्लूडेड, तो उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सब सेक्शन 5 कहता है कि कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एनी सूट टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, जो डिफेंडेंट है वो इंडिया से एब्सेंट है, और फ्रॉम द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया, किसी ऐसी टेरिटरी से इंडिया से वो बाहर है, कोई ऐसी टेरिटरी जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है इंडिया से बाहर,
वो उससे भी बाहर है और इंडिया से भी बाहर है। कहने की बात ये कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर किसी भी टेरिटरी में नहीं है। लेट इट बी इन इंडिया और एनी अदर टेरिटरी विच इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट शैल बी एक्सक्लूडेड, उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड में। आपको सेक्शन 15 क्लियर हो गया होगा। अब उसका हिंदी वर्जन देखिए। धारा 15 कुछ अन्य न्यायालयों में समय का अपवर्जन। उपधारा 1 यहाँ पे वाद की बात करती है, जो किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन के जिसका संस्थित या निष्पादित किया जाना किसी व्यादेश यानी कि इंजंक्शन या आदेश ऑर्डर द्वारा रोक दिया गया हो, मैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में स्टे लग गया है, तो वहां पे लिमिटेशन पीरियड जो है ना, उतना समय जितने समय में ऐसा व्यादेश यानी कि इंजंक्शन या आदेश यानी कि ऑर्डर बना रहा हो, वह दिन जिस दिन वह निकाला गया या किया गया था, जिस दिन वो आदेश दिया गया था भाई, और वह जिस दिन उसका प्रत्याहरण, प्रत्याहरण थोड़ा सा हिंदी में डिफिकल्ट वर्ड लग रहा होगा आपको, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को तो समझ में आती हैं सारी चीजें। प्रत्याहरण होता है जिस दिन उसका खत्म हुआ, एंड हुआ, विड्रॉ करना, विड्रॉ जिस दिन कर लिया गया, अपवर्जित कर दिए जाएंगे, एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। अंडरस्टूड। नाउ उपधारा 2 की बात करते हैं अब हम। किसी तत्समय प्रवर्त विधि की अपेक्षाओं के अनुसार किसी ऐसे वाद के परिकाल सीमा की संगणना में जिसकी सूचना दी गई थी यानी कि नोटिस दिया गया था, या फिर जिसके लिए सरकार या उसके किसी अन्य अधिकारी की पूर्व सम्मति या मंजूरी अपेक्षित है, यानी कि कंसेंट चाहिए भैया, और कंसेंट लेने में जितना टाइम लगा आपको, यानी कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी और जब सरकार ने आपको वो सैंक्शन दिया, कंसेंट दी, वो आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और जिस दिन दी, स्पष्टीकरण यही बात करता है, जिस दिन एप्लीकेशन दी थी और जिस दिन आपको वो आदेश मिला है, वो दोनों ही दिन यहाँ पे काउंट किए जाएंगे एक्सक्लूजन पीरियड में। उपधारा 3 कहती है किसी व्यक्ति को दिवालिया न्याय निर्णित करने की कार्रवाई, मैं किसी को इंसॉल्वेंट होना था तो उस केस में एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाता है, या आपने देखा होगा कि हम समापक बोलते हैं, लिक्विडेटर, किसी कंपनी के वाइंड अप में जिसको हम अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो जिस दिन वो अपॉइंट किया गया था उस दिन से 3 मास तक, ठीक है, वो क्या कहा जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उपधारा 4 कहती है किसी डिक्री के निष्पादन में हुए विक्रय में, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में जो सेल होती है उसमें जो परचेजर है उसके द्वारा कब्जे के लिए वाद के, भाई पोजेशन के लिए मुकदमा करेगा ना वो, कब्जा लेने के लिए, तो उस टाइम भी जो लिमिटेशन पीरियड है, प्री की सीमा काल है, उसकी संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान विक्रय अपास्त कराने के लिए कोई कार्यवाही अभियोजित की जाती रही हो, यानी कि जहां सेल के अगेंस्ट में ही कोई प्रोसीडिंग आ गई हो तो वो वहां से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बेचारा भी कैसे पोजीशन लेता है, तब तो उस पर बीच में दूसरा मुकदमा चल पड़ा, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उपधारा 5 कहती है किसी वाद के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान प्रतिवादी जो है वो भारत से या भारत के बाहर के उन राज्य क्षेत्रों में जो केंद्रीय सरकार के अधीन है उनके अनुपस्थित रहा हो, यानी कि ना इंडिया में रहा हो ना किसी ऐसी टेरिटरी में जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है, उसे भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये आपका सेक्शन 15 था। अभी सेक्शन 16 देखते हैं। वेयर अ पर्सन हु वुड इफ वर लिविंग, कोई ऐसा व्यक्ति अगर वो जिंदा होता, हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट द सूट, और उसके पास एक अधिकार होता कि वो मुकदमा कर सकता है और मेक एन एप्लीकेशन, या कोई आवेदन कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले हुआ क्या, ही डाइज बिफोर द राइट एक्यूज, इससे पहले कि वो अपना अधिकार यूज करता है बेचारा, उससे पहले ही वो मर जाता है। और लिमिटेशन और वेयर अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन एक्यूज ओनली ऑन डेथ ऑफ अ पर्सन, तो उस हालात में क्या होगा, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन ना, दैट शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम, कब से, जब वहां एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है डिजीज का, और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपेबल होता है, मान लीजिए उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव माइनर है, वो तो नहीं कर सकता भाई, तो वो डिसेबिलिटी में चला जाएगा, तो जिस दिन वो इतना कैपेबल हो जाएगा, यानी कि
व्हेन ही इज कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट डिजीज के लिए एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव या आवेदन करने के लिए, तब तक का समय जो है क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा वहां पे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अ पर्सन अगेंस्ट whom इफ ही वर लिविंग अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन। अब यहाँ दूसरी कंडीशन सुनिए आप, would have accrued dies before the right accrues or where a right to institute a suit or make an application against any person accrues on the death of such person, उस हालत में क्या होगा, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है दैट शैल बी कंप्यूटेड, वो कब से काउंट होगा, जहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेम वही बात आ जाती है वहां से भी, जब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो डिजीज के अगेंस्ट में may institute such suit or make such application against whom the plaintiff। देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा। आप पहली बार में जब पढ़ेंगे तो आपको दोनों की वर्डिंग बिल्कुल सेम लगेगी। आपको लगेगा कि सब सेक्शन 1 ने भी वही बात की और 2 ने भी वही बात की, तो डिफरेंस क्या है। देखिए सब सेक्शन 1 बात करता है जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव या जो डिजीज व्यक्ति है वो एज अ प्लेंटिफ मुकदमा करना चाह रहा हो, और सब सेक्शन 2 बात करता है जब वो जो व्यक्ति मर गया है वो डिफेंडेंट हो, उसके खिलाफ मुकदमा आ रहा हो। तो प्लेंटिफ जब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ मुकदमा कर पाएगा तब से, इसका कोई माइनर अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या किसी डिसेबिलिटी में है, तो जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी तभी तो उसके खिलाफ मुकदमा कर सकेगा। तो ओनली इन दैट केस वो लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा। तो इसको ऐसे अपने बेरेक्ट में लिख लें कि सब सेक्शन 1 इज टॉकिंग अबाउट एज सूट एज अ प्लेंटिफ, सब सेक्शन 2 लिख लें एज अ डिफेंडेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज अ डिफेंडेंट, और 1 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज अ प्लेंटिफ। क्लियर हो गया आपको। अभी सब सेक्शन 3 देखते हैं कि नथिंग इन दिस सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 अप्लाइज टू द सूट्स टू इन्फोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन सूट। जो सुफा के मुकदमे होते हैं ना, प्रीएम्पशन सूट्स, उन पर लागू नहीं होती ये चीजें। या फिर किन पर, सूट फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और हेरेडिटरी ऑफिस, उन पर भी लागू नहीं होती। इनको नोट कर लें, इनसे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। एक्सेप्शन किसी भी बेयर एक्ट में जो एक्सेप्शन होती हैं उन पे पक्का ध्यान दें, वहां से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसका हिंदी वर्जन भी देखते हैं। धारा 16, वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने पर या होने के पूर्व मृत्यु हो जाने का प्रभाव। उपधारा 1 यहाँ कहेगी वादी के तौर पर, यहाँ पे जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन होगा, आपका वादी होगा, यानी उसको बोलते हैं विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जहां कोई व्यक्ति जिसे यदि वह जीवित रहता या वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार होता, संस्थित मतलब इंस्टीट्यूट, सूट इंस्टीट्यूट करने का, उस अधिकार के प्रोद्भूत होने के पहले, यानी कि वो अधिकार पूरा होता है उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ वाद संस्थित करने आवेदन करने का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही प्रोद्भूत होता हो, वह मुकदमा उसके मरने के बाद ही किया जा सकता हो। वहां पे परिसीमा काल की गणना कैसे की जाएगी कि मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधि हो जाए, यानी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज, जो ऐसा वाद संस्थित करने या आवेदन आवेदित करने के लिए समर्थ हो। ही इज कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट और एप्लीकेशन। उपधारा 2 कहती है, देखिए उपधारा 1 में बात करता है ये वादी के तौर पे, या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वादी है वो किसी पर मुकदमा करेगा। और उपधारा 2 में बिल्कुल आपकी जो परिभाषा है वो बिल्कुल समान रहेगी, सेम रहेगी उपधारा 1 के जैसी। यहाँ फर्क इतना है कि यहाँ जो विधिक प्रतिनिधि है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो यहाँ पे डिफेंडेंट के तौर पे, प्रतिवादी के तौर पे आ जाता है, उसके ऊपर मुकदमा कोई करेगा। और जो सुफा के अधिकार होते हैं या किसी स्थावर संपत्ति या अनुवांशिक पद के कब्जे के लिए, वहां पे ये नियम लागू नहीं होते हैं। ये आपका सेक्शन 16 था। 17 देखिए क्या कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। भाई अगर किसी ने फ्रॉड कर दिया या कोई मिस्टेक होगी तो क्या होगा, तो वेर इन द केस ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन, किसी भी सूट में या एप्लीकेशन में, फॉर अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट, जिसके लिए कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 17 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से हाईलाइट करें और इंपॉर्टेंट लिख भी लें।
यहाँ से नॉट ओनली इंडेक्स बेस्ड बल्कि कभी कभी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं आपके। द सूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट, रेस्पोंडेंट और हिज एजेंट। देखो कोई सूट या एप्लीकेशन है जो किस बात पर निर्भर है कि भाई डिफेंडेंट ने फ्रॉड कर दिया है, रेस्पोंडेंट ने फ्रॉड कर दिया है, उसके एजेंट ने फ्रॉड कर दिया है। यहाँ पे डिसीव किया गया, किसी को फ्रॉड किया गया है। दूसरा यहाँ पे बात करता है कि नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच द सूट और एप्लीकेशन इज फाउंड इट इज कंसील्ड बाय फ्रॉड। भाई ऐसी कोई नॉलेज है जो राइट या टाइटल की, जो सूट और एप्लीकेशन जिस पर निर्धारित है वही जो है फ्रॉड के ऊपर डिपेंड करती है। या फिर सूट फॉर एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ फ्रॉम दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिस्टेक। क्लॉज सी कहता है कि भाई मिस्टेक के कारण, किसी गलती होने के कारण ऐसा हो। और वेयर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द राइट ऑफ द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज बीन फ्रॉडली कंसील्ड, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो कंसील कर लिया गया है। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन पीरियड है, देखिए जैसे मैंने हाईलाइट किया वैसे हाईलाइट करें अपने मेरठ को, आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी डियर फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह से हाईलाइट करते हैं। तो सेकंड है जो स्टडी करते हैं ना, तो आपको कीवर्ड्स जो है ना एकदम से अलग से दिखाई देते हैं और बहुत जल्दी आपका माइंड उसको ग्रेस्प करता है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगिन, भी शुरू नहीं होना चाहिए, अनटिल द प्लेंटिफ। मैं सिर्फ हाईलाइटेड पढ़ता हूँ, देखिए पूरी चीज क्लियर हो जाती है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन नॉट बिगिन until the plaintiff discovered the fraud or mistake or could with reasonable diligence case of a concealed document, plaintiff applicant first had the means producing the concealed document compelling its production। भाई उसका लिमिटेशन पीरियड जब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि जो प्लेंटिफ है, वादी है, या जो एप्लीकेंट है, आवेदक है, वो उस फ्रॉड का पता नहीं लगा लेता, मिस्टेक का पता नहीं लगा लेता विद रीजनेबल डिलीजेंस, और जो डॉक्यूमेंट कंसील हुआ था या तो उसको पेश नहीं कर देता या कंपेल नहीं करता उसको पेश करने के लिए, तब तक उसका लिमिटेशन पीरियड काउंट नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन डियर फ्रेंड्स। प्रोवाइजो देखिए यहाँ पे क्या है सब सेक्शन 1 का। नथिंग इन द सेक्शन शेल इनेबल एनी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड और एप्लीकेशन टू बी मेड टू रिकवर और इन्फोर्स एनी चार्ज अगेंस्ट और सेट असाइड द ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग एनी प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है या फिर कोई ऐसे चार्ज हैं जो इन्फोर्स या रिकवर कराने हैं, उन पर ये लागू नहीं होता। क्या क्या है वो? In case of fraud has been purchased for a valuable consideration by a person who was not a party to the fraud and did not at the time of purchase nor have reason to believe that any fraud has been committed। दूसरा यहाँ पे क्या है कि in case of mistake has been purchased for valuable consideration। भाई देखिए फ्रॉड के केस में हो या मिस्टेक के केस में या कंसील डॉक्यूमेंट के केस में हो, तीनों की बात सेम रहेगी। और ये तीनों क्या है, किसी वैल्यूएबल कंसिडरेशन के साथ बात करती हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा बात करती हैं जो कि पार्टी नहीं है कंसीलमेंट में, और एट द टाइम ऑफ परचेज उसे नहीं पता था कि ये फ्रॉड है, मिस्टेक है या डॉक्यूमेंट कंसील किया गया है, तो वहां पे ये लागू नहीं होगा। अभी सब सेक्शन 2 देखते हैं। वेयर अ जजमेंट डेटर हैज बाय फ्रॉड और फोर्स प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जहां पे जजमेंट डेटर ने फ्रॉड से, फोर्स से या एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को प्रिवेंट किया हो, आदेश को नहीं माना हो विद इन द लिमिटेशन, जब लिमिटेशन पीरियड के दौरान ही, तो कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट क्रेडिटर, डिक्री होल्डर की जजमेंट पे क्या करेगा कोर्ट? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड एक्सटेंड द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर द डिक्री और ऑर्डर। तो वहां पे जो डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन के लिए या ऑर्डर के लिए जो प्रोविजन दिए गए हैं, सीपीसी में आपने पढ़ा है ना, सेक्शन 36 से लेके 74 तक, वहां पे पार्ट 2 जो है सिविल प्रोसीजर कोड, वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात करता है सिविल मामलों में, तो उसको एक्सटेंड कर सकता है कोर्ट, ये आपका सब सेक्शन 2 कह रहा है। यहाँ पे भी प्रोवाइजो क्या दिया है कि सच एप्लीकेशन इज मेड विद इन 1 ईयर, इसको पक्का हाईलाइट कर ले 1 ईयर को, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड और
cessation of force as the case may be. It is very very important my friends. अभी इसका एक हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। भाई किसी कपट या भूल का क्या प्रभाव होगा। देखिए, जहां किसी ऐसे वाद या आवेदन के मामले में जिसके लिए इस अधिनियम में कोई परिसीमा काल विहित है, यानी कि फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर विच लिमिटेशन पीरियड इज प्रोवाइडेड अंडर द लिमिटेशन एक्ट, वह वाद या आवेदन, द सूट एंड द एप्लीकेशन, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी या उसके अभिकर्ता के कपट, डिफेंडेंट के द्वारा, उसके किसी एजेंट के द्वारा, अभिकर्ता के कपट पर आधारित है, उसके कपट के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा है, या उस अधिकार या हक का ज्ञान किसी यथापूर्वोक्त व्यक्ति के कपट द्वारा छिपाया गया है, कंसील किया गया है, या वो किसी भूल का परिणाम है, या उसका कोई जरूरी दस्तावेज था, उसे कपटपूर्ण छिपा लिया गया, नहीं दिखाया गया वादी को। तो वहां पे जो परिसीमा काल का चलना है ना, वो तब तक आरंभ नहीं होगा जब तक उस कपट भूल का पता नहीं लग जाता और उस दस्तावेज का पता नहीं लग जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रोवाइजो क्या कहता है कि धारा में कि कोई भी बात किसी ऐसी संपत्ति के प्रत्युद्धरण या उसके विरुद्ध कोई भार परिवर्तित कराने के या तत्संबंधी किसी समव्यवहार को अपास्त कराने के वाद का संस्थित किया जाना या आवेदन का किया जाना संज्ञा नहीं बनाएगी। कैसे नहीं बनाएगी? ये हमने जो तीनों बात की थी वही बात कर रहा है। कपट के मामले में, भूल के मामले में और छिपाएगी दस्तावेज के मामले में। किसी ऐसी वैल्यूएबल कंसिडरेशन यानी कि मूल्यवान प्रतिफलन क्रय की गई हो, सेल की गई हो, जिसका ना तो छिपाने में कोई हाथ था किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि पार्टी नहीं था उसमें, बस जिसने उसको सेल किया, उसको बेचारे को ना तो छिपाना चाहता था, ना उसको पता था, उसको नॉलेज भी नहीं थी, और उसे विश्वास था उस समय पे कि वह कोई दस्तावेज नहीं छिपाएगा, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, वो एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। जहां किसी निर्णित ऋणी ने, यानी कि जजमेंट डेटर, निर्णित ऋणी होता है जो जजमेंट डेटर होता है आपका, किसी डिक्री आदेश का परिसीमा काल के भीतर निष्पादन कपट या बल द्वारा निर्वाहित किया हो, वहां न्यायालय उक्त परिसीमा काल के अवसान के पश्चात निर्णित लेनदार द्वारा किए गए आवेदन पर डिक्री आदेश के निष्पादन के लिए परिसीमा काल को बढ़ा सकेगा। लेकिन यहां भी एक आवेदन दे दिया है कि ऐसा आवेदन यथास्थित कपट का पता लगाने की या बल प्रयोग करने के बंद होने की तारीख के 1 वर्ष के भीतर किया गया। तो ये 1 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 1 साल, जहां पे वो पता लग गया है उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको करना है। कंटिन्यू रहेंगे हम सेक्शन 18 से 24 तक, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फ्रेंड्स आप वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि भाई मेरे वीडियोज अच्छे बन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे मुझे पता लगे कि भाई मेरे वीडियो में कोई कमी है, मैं उसको इम्प्रूव करूँ। लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर तो आप ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे मेल भी कर सकते हैं mklegalshiksha@gmail.com पर। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। वहाँ पे हम डेली स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन पोल्स और काफ़ी सारा डिस्कशन वहाँ पे होता है, जिससे आपकी स्टडी में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, इसका पीडीएफ भी, इस पूरी स्लाइड्स का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं आज शाम तक। अपना प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।